आ गए जी, सब आ चुके हैं। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की तरफ से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित परिचर्चा के इस दूसरे दिन में मैं मकरध्वज तिवारी, शोध छात्र जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री दिलीप तेतरावे जी, प्रशांत करण जी, कविता सिंह तेतरवे जी। हाँ, श्री दिलीप तेतरवे जी, गलती हो जाती है अंग्रेजी में। आने वाले हमारे एक और विद्वान है श्री जीबी पांडे जी, जो हमसे आगे जुड़ेंगे। कल लगभग सबके बारे में परिचय वगैरह दिया जा चुका था, तो मैं उस पे समय जाया नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले श्री प्रशांत करण जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अपने विचारों से हमारे दर्शकों तथा आगंतुक विद्वानों को, खासकर मुझे, लाभान्वित करें। जी धन्यवाद। चूंकि मेरी विधा आजकल व्यंग है, इसलिए मैं प्रेमचंद जी के बारे में जो कुछ कहूंगा वो अपनी व्यंग शैली में कहूंगा। जी। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, अद्भुत एवं अमर प्रसिद्ध कहानीकार, एक बड़े हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती मनाई जा रही है। जितने नए लिखने वाले, नवोदित कवि से लेकर धुरंधर तक सभी विधाओं के छोटे बड़े लोग विभिन्न तरीकों से इसे मनाने की होड़ में लगे हैं। जिसकी जितनी पहुंच, जितनी पकड़, जितनी आर्थिक मजबूती, उतने ही बड़े मुख्य अतिथि, उतनी ही बड़ी तैयारी, उतने ही बड़ा आयोजन। पर इस कोरोना संक्रमण काल की पाबंदियों के बावजूद ज्यादा कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित हो रहे हैं। अंतरजाल की मुश्किलों के कारण खुद को परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर व्हाट्सएप और बहुतेरे सोशल मीडिया पर प्रेमचंद जी की तस्वीर, उनके बारे में उद्गार, उनकी कुछ रचनाओं पर समीक्षा विचार लगातार पढ़ने को मिल रहे हैं। प्रेमचंद जी जब तक जीवित रहे, वे इन अनुभूतियों की कल्पना भी नहीं कर सके। वे जब भी कल्पना करते, उस समय की समाज की कल्पना करते। वो ये भी नहीं कल्पना कर सके कि उनकी लिखी कहानियों की समीक्षा कर नवोदित द्वारा विचित्र प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सभी के बावजूद भी वे यह भी नहीं कल्पना कर सकते थे कि कुछ प्रगतिशील कहे जाने वाले लेखकों का समूह उन्हें कब्जा कर सरेआम एक खास विचारधारा के लेखक घोषित कर डालने की होड़ में लगे रहेंगे और उनकी तस्वीर पर लाल रंग की माला भी चढ़ाने लगेंगे। उन्हें बुजुर्गों वर्ग के खिलाफ एक क्रांतिकारी भी घोषित करने में पीछे नहीं रहेंगे। वे जीवित होते तो वर्षों पहले अपनी लिखी कहानियों को आज के समाज में प्रासंगिक होते देखकर दुखी होते। वे जीवित रहते तो अपना सम्मान होते देख सकते थे। वे जीवित रहते तो अपना सम्मान होते देख सकते थे। मेरा दावा है कि वे जीवित रहते तो इस बात से खासे नाराज रहते कि उनकी पुस्तकों का मूल्य आज के सुनाम धन्य कवियों लेखकों के पुस्तकों के मूल्य से कम है। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि उन्हें अपनी रॉयल्टी की बड़ी चिंता होती थी और उनका जीवन आर्थिक संकटों से घिरा हुआ था। वे जीवित रहते तो इस बात को लेकर उन्हें आघात होता कि प्रकाशक उनका भरपूर शोषण कर पाते। वे जीवित होते तो असमंजस होते कि किस रंग के बैनर के तले उनके नाम के इस्तेमाल कर आयोजन किए जा रहे हैं और वे किसे मना करें। उन्हें असमंजस इस बात की भी होती कि वे किस व्हाट्सएप समूह से जुड़े, किस समूह को छोड़ें, किसके सोशल मीडिया से तौबा करें, अपनी रचनाओं को चोरी होने से कैसे रोकें और रचना चोरों से कैसे आसानी से निपटें। इन सब के लिए वे अपने अनवरत लेखन के बीच कैसे समय निकालते, अपना प्रचार खुद कैसे करते और अपनी मार्केटिंग स्वयं कैसे करते, इन बातों को लेकर वो काफी तनाव में होते। अच्छा हुआ कि वे इन सब से पहले ही मोक्ष को प्राप्त हो गए, नहीं तो उन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती।
प्रेमचंद जी की जो तस्वीर आजकल सार्वजनिक रूप से विभिन्न सोशल मीडिया पर आसानी से बहुतायत से उपलब्ध है, प्रचलित है, उसमें वे सफेद साधारण कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं। बाल अपेक्षाकृत बढ़े, मूंछों के बाल नीचे, ओठों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। भला हो हरिशंकर परशाई जी का, जिन्होंने उनके फटे जूते के साथ उनकी तस्वीर देखकर अपने उसी के बलबूते पर अपनी रचना पर हाथ साफ कर लिया था। उनकी विचारधारा के अनुयायियों का बस चले तो वे उन्हें सफेद कुर्ते की जगह लाल कुर्ता पहना डालें। आजकल उनकी ऐसी तस्वीरों का टोटा पड़ा है। खैर, प्रेमचंद जी की तस्वीर देखकर मुझे संदेह हो रहा है कि जब यह उनकी तस्वीर खींची गई होगी तब या तो नाई संघ की हड़ताल होगी या लॉकडाउन किस्म की कोई पाबंदी लगी होगी, नहीं तो मूछें करीने से कटी दिखती, बाल भी करीने से कटे दिखते। यह भी संभव है कि उस समय भी उन्हें भारी आर्थिक तंगी रही होगी, अथवा उनकी सरलता का लाभ उठाकर कोई निरंकुश व्यक्ति उनसे कोई बड़ी धनराशि ठग कर ले गया हो, जिसे चुकता करने में उनकी हालत और पतली हो गई हो। यह भी संभव है कि वह अपने स्वभाव से इसे अपनी पत्नी को न बताया हो और पता चलने पर पत्नी ने साफ तस्वीर खिंचवाने से साफ मना कर दिया हो। उनकी वेशभूषा, बाल, मूछे कहते हैं कि भाई बाहरी साज सज्जा में क्या रखा है, असल साज सज्जा तो कहानियों के सृजन में होनी चाहिए। यह भी संभव है कि उस समय बाल और मूछों का यह फैशन हो, मूछ वैसे ही रखी जाती हो। प्रेमचंद जी समय के साथ चले, समय की धारा के साथ चले। पर मुझे मालूम होता है कि मुझ में और प्रेमचंद जी में समानता भी है। वे लंबे काल तक पेचिश से परेशान रहे, मैं भी परेशान हूं। वे मूछें रखते थे, मैं भी रखता हूं। लॉकडाउन के कारण मेरे भी बाल और मेरी मूछें वैसे ही हो चली हैं जैसा प्रेमचंद जी के वायरल फोटो में है। वे अपने जीवन काल में कभी प्रसिद्ध नहीं हुए, मैं भी हिंदी साहित्य में कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ। उन्हें हिंदी साहित्य में जीवन काल में कोई विशेष सम्मान नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला है। उन्हें कर्ज आसानी से मिल जाते थे, मुझे थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद मिल जाती है। वे स्वयं कर्ज लौटा देते थे, मेरा मामला थोड़ा अलग है। मुझे लोग खोज कर जबरन कर्ज वसूलते हैं। उन्हें पढ़ने की ललक थी, वे दूसरी भाषा उर्दू के उपन्यास कहानियां पढ़ते थे। मैं भी दूसरी भाषा अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने में जो रुचि रखता हूं। वे हाटों के पीछे लगे तंबाकू के ढेर के पीछे छिपकर चंद्रकांता संतति पढ़ा करते थे, ताकि सीख सके कि पाठकों का ध्यान कैसे आकृष्ट होता है, क्योंकि उस समय चंद्रकांता संतति को अच्छे साहित्य के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। मैं भी अंग्रेजी की रोमानी पुस्तकें छिपकर पढ़ता हूं। इस तुलना में आप निश्चिंत हो गए होंगे कि मैं भी बड़ा लेखक बनने वाला हूं। बस यह काम मेरे जीते जी हो जाए, इसी के लिए चिंतित हूं। कोई हाथ पीछे से चुपके से मेरी मदद के लिए उठे तो। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद आपका। आपने वाकई में बहुत गंभीर बातें कही, जिन पे अगर मेरे पास समय होता तो मैं अलग से बैठ के इस पे बात करता, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी समेटना है। आगे मैं दिलीप जी को बुलाना चाहूंगा। आपको सुनने की मेरी बहुत इच्छा है, कल मैं नहीं सुन पाया। आपसे निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों से मुझे लाभान्वित करें और हमारे दर्शकों को भी। कहानी लिखनी वह बहुतों के लिए, यह कहानी बहुतों के लिए एक प्रकार से पाठशाला रही है कहानी लिखने की। कई आलोचकों ने कहा कि इसमें बहुत दोहराव है। शायद उन्हें अपना बचपन याद नहीं, जब उन्हें माँ बाप बहुत बार बार टोकते होंगे
कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और बार बार वह वही काम करता होगा। बच्चों को जब हम कुछ चीज बताते हैं तो बार बार उसे दोहराते हैं, बार बार दोहराना पड़ता है। मैं भी बचपन में जब छोटा था, समझ कम थी, चंचलता अधिक थी, तो माँ, पिताजी, बड़े भाई, दीदी वगैरह सभी मुझे बार बार एक ही बात समझाते थे, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, दूसरे का ज्यादा सच मत बोला करो। लेकिन जो सच बोलने के लिए निकलता है वही सत्यव्रत हो जाता है। तो मैंने लगभग 1965 में सत्यव्रत कहानी लिखी। उसके पहले बच्चों की करीब 300 कहानियां लिख डाली, लेकिन ये ईदगाह का कमाल था। फिर जब उनका गोदान पढ़ा मैंने, उनका मैंने सेवा सदन पढ़ा, उनके अंदर की सच्चाई देखी कि वो पात्र काल्पनिक नहीं लाते हैं, समाज से ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, जो पात्र उनको चुभ जाता है, या जिसकी बातें चुभ जाती हैं, जिसका दर्द उनके हृदय में उतर आता है, और वे संवेदना से भर जाते हैं, और उनके अंदर का लेखक, प्रेमचंद के अंदर का लेखक बोलने लगता है, उनसे लिखवाने लगता है। अभी प्रेमचंद पर मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि मैं उन पर व्यंग्यात्मक अपनी बात रखूंगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रेमचंद जैसा व्यंग्यकार, जो व्यंग उन्होंने अपने साहित्य में डाला है, शायद परसाई उसके पसंगा के बराबर भी नहीं है। उनका व्यंग्य अद्भुत है, करुणा से परिपूर्ण है, कहीं पर भी उनके व्यंग में कोई भी तरह का भड़कीला उत्पाद नहीं है, शुद्ध व्यंग है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद सिर्फ अपने जमाने के स्कूल नहीं रहे, कहानी के, कथा साहित्य के स्कूल नहीं रहे, बड़े लंबे समय तक वो स्कूल बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि उनका सरोकार सीधे उस आदमी से था जो निचले तबके पर था, जो उसके जस्ट बाद का था, यानी मध्य वर्ग का था। यह सरोकार ने ही उनको, और सच्चे सरोकार नहीं, झूठे सरोकार नहीं, वो स्त्री विमर्श वाला सरोकार नहीं कि स्त्री विमर्श कर रहे हैं और स्त्री से बेईमानी कर रहे हैं, वो वाला सरोकार नहीं था। सच्चाई का सरोकार था, समाज से सरोकार था, देश की राजनीति से सरोकार था, देश को नया बनाने से सरोकार था, समाज को नया बनाने की चेतना देने की उनकी संकल्पना थी। मुझे यह याद रखना होगा, और सबको यह याद रखना होगा, देश को याद रखना होगा, और दुनिया को याद रखना होगा कि यह बात सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद के साहित्य से निकला। उन्होंने किसी का अनुकरण नहीं किया, किसी वाद का अनुकरण नहीं किया, किसी विदेशी लेखक या विदेशी पद्धति का, राजनीतिक पद्धति या सामाजिक पद्धति का अनुकरण नहीं किया। न उन्होंने मार्क्स का अनुकरण किया, न पूंजीवाद का अनुकरण किया, किसी का अनुकरण नहीं किया। उन्होंने अनुकरण किया अपनी आत्मा का, जिसके अंदर, या अपने अंतर मन का, जिसके अंदर उनका समाज दुख दर्द के साथ आया हुआ था, स्थिर हो गया था, और वह चाहता था बाहर आना, प्रकाश में आना, कि दुनिया जाने कि कहां कहां दुख दर्द है, कहां कहां घाव रिस रहा है, कहां कहां दुर्गंध फैल रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, कहां कहां अनीति है, अत्याचार है, और गरीबी है। एक कंबल के लिए अपनी फसल को उजड़ता हुआ देख लेता है एक आदमी उनके कथा साहित्य में। यह कम बड़ी बात नहीं है। यह भी उस समय की बात है जब उत्तर प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, बिहार में अकाल पड़ा हुआ था, बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। उस वक्त की यह कहानी है, पूस की रात। मैं फिर एक बार लौट कर आता हूं कि उनके जूते में कितने लोग प्रवेश कर साहित्यकार बन गए। उनके जमाने के लगभग सभी हिंदी के साहित्यकार, लगभग सभी, देश के विभिन्न भाषाओं के लगभग सभी, और आजादी के बाद ऐसा लगा था उनके 1936 के बाद कि एक मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का युग चलेगा, और बहुत गंभीरता से चलेगा, चला भी बहुत गंभीरता से।
लेकिन अत्यधिक गंभीर हो जाने के कारण बहुत सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। जैसे अज्ञेय बहुतों के पल्ले नहीं पड़े, निर्मल वर्मा बहुत के पल्ले नहीं पड़े, छायावाद की कविताएं बहुतों के पल्ले नहीं पड़ी। अपवादों को छोड़ दें, हरिवंश राय बच्चन को छोड़ दें, लेकिन बहुतों की कविताएं आम जन लोग जो थे, आम जन जो थे, उनके पल्ले नहीं पड़े। निराला की कविताएं पढ़ी। प्रेमचंद ने तो, वो क्या बच्चा हो, क्या बड़ा हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या पंडित हो, क्या प्रोफेसर हो, क्या लेक्चरर हो, क्या विद्यार्थी हो, क्या शोधकर्ता हो, सबकी नजर में आज तक हैं। सबसे अधिक उनका साहित्य आज भी बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि सच्चा सरोकार रखा उन्होंने। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा निर्मला उपन्यास का। यह उपन्यास उनके अन्य उपन्यासों से अलग है। इस उपन्यास पर एक बार एक सरकार ने लगभग कहीं तो बैन लगा दिया, उसको कोर्स से हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि यह युवाओं में अवसाद पैदा करेगा, और उस सरकार की नीति ही अवसाद पैदा करने वाली थी। संपूर्ण नीति अवसाद पैदा करने वाली थी। इस पर बहुत बहस हुए उस जमाने की पत्रिकाओं में। मैंने भी लिखा। हिंदुस्तान अखबार का 4-4 अंक निकला इसके ऊपर। 4-4 रविवारिये पर बहस चली। पूरा का पूरा पन्ना बहस में गुजर गया। लेकिन लोग हठपूर्वक निर्मला उपन्यास को, वो जो सरकार में बैठे हुए थे कुर्सीदार लोग, उसे कोर्स में नहीं आने दिया, और एक मीडियोकर, बहुत मध्यम दर्जे की लेखिका को, जो आजकल गवर्नर भी हैं, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं कहने में, उनकी किताब को डाल दिया गया, जिसमें सरोकार नाम की कोई चीज नहीं थी। तो वस्तुतः जो सरकारी नीति होती, चाहे किसी की सरकार हो, वह यही चाहती है आम आदमी सरोकार से न जुड़े, न अपने सरोकार से जुड़े, न सरकार के कार्य से जुड़े। वह चुपचाप मूक दर्शक बना रहे और अपनी हड्डी गलाता रहे, अपनी हड्डी घिसता रहे, किसी तरह अपनी जरूरतों की पूर्ति करे, भोजन खा ले, रूखी सूखी खा ले, लेकिन सरकार की ओर मुंह उठाकर न देखे, न सरकार की आलोचना करे। लेकिन आप सोचिए, अंग्रेजों का राज था। वे जानते थे सोजे वतन लिखने के बाद कि उनके हाथ काट लिए जा सकते हैं। तब उन्होंने एक तरीका निकाला कि सामाजिक सरोकार हम इतना मजबूत कर देंगे कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे, महिलाएं सड़कों पर निकल आएंगी, दलित सड़कों पर निकल आएंगे, दलित और ब्राह्मण एक साथ बैठकर एक पंक्ति में खाएंगे। यह करके दिखाया उन्होंने। यह बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, जो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन इसका प्रभाव जल्दी ही समाप्त हो गया आजादी के बाद। चंद्रशेखर जी पद यात्रा करते हैं दक्षिण भारत से दिल्ली की, और मैं आपको तमिलनाडु की बात बताता हूं कि एक कॉफी दुकान पर चाय की 2 पंक्तियां लगी हुई थी। एक पंक्ति में शूद्रों के लिए पंक्तियां लगी हुई थी, चाय के ग्लास रखे हुए थे, और दूसरी पंक्ति जो थी उसमें लोग अपना ग्लास लेकर कॉफी ले रहे थे, निकलते जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी पंक्ति थी उसमें सिर्फ ग्लास रखी हुई थी और सारे दलित दूर खड़े थे। सब ग्लास के नीचे उनका नाम लिखा होता था। पैसा वहां वो रख के जाते थे। केतली में वो आया और कॉफी डालता चला गया, और एक आदमी गर्म पानी आया, वो पानी पैसे पर डालता गया, क्योंकि वो दलित का छुआ हुआ था। नहीं मिटा सके हम अपने जाति भेद को, नहीं खत्म कर सके इस प्रपंच को, जो प्रपंच 3500 वर्ष पहले सनातन धर्म को अपवित्र कर गया, आज तक नहीं खत्म हुआ। मैं गुजरात में बहुत दिन रहा पत्रकार के रूप में। मैं दिल्ली में रहा, पटना में रहा, रांची में रहा। मैंने देखा है इन सारी जगहों पर, बिहार में रहा, कि जाति भेद के कारण हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, बेमौत मारे जाते हैं। धर्म भेद के कारण हजारों लोग मारे गए हैं अब तक में हमारे देश में। एक बार आजादी के समय मारे गए थे बड़ी संख्या में, उसके बाद निरंतर दोनों ओर मारे जाते रहे हैं। लेकिन मारने वाला राजनीति करता है, वोट पा लेता है।
और राज करता है, लेकिन दोनों में से किसी पक्ष को कभी नहीं देखता। ना अपने पक्ष को देखता है, अपने पक्ष के लोगों को देखता है, ना अपने जिसको मरवाया उसके पक्ष को देखता है। प्रेमचंद की कहानी अगर हम ले लें, कोई भी कहानी उठा के देख लें, हम ईदगाह ही देख लें, पंच परमेश्वर ही देख लें, पंच परमेश्वर में दो तत्व हैं। पहला तत्व है कि पंच का काम क्या है। हमारे यहाँ जिन्होंने संविधान बनाया था, राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में संविधान बना और सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। कानूनविद बहुत सारे लोग थे, समाजविद बहुत सारे लोग थे, जिनके कंट्रीब्यूशन से समाज बन के आया। लेकिन उतने सारे लोगों ने ये कल्पना नहीं की थी कि कभी कोई जज घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा। इसलिए उस पर उसको हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग था। लेकिन आप देखिए, कोई महाभियोग नहीं लगा। डर था खाला को, खाला के वो क्या नाम था उसका, जुम्मन को ना, है ना, वो उसको शक था कि कहीं ऐसा, जुम्मन शेख, हाँ, उसको शक था कि कहीं उसका दोस्त जुम्मन शेख को बड़ा खुशी थी कि उसका दोस्त अलगू चौधरी जो है वो पंच बन रहा है और उसकी खाला ने बेवकूफी की है। लेकिन खाला ने समझदारी की थी, क्योंकि उसको विश्वास था अपनी संस्कृति पर, जिस संस्कृति में पंच परमेश्वर होता है। आज हमारी संस्कृति कहां चली गई जिसमें पंच परमेश्वर नहीं है। यह कहानी आज के सारे नेताओं को ईमेल से भेज देना चाहिए कि एक बार तो कम से कम पढ़ लो, और उसकी अंतिम पंक्ति, अंतिम पैराग्राफ तो कम से कम पढ़ लो। मैं आपको वो पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए। फैसला हो गया है और अलगू चौधरी ने खाला के पक्ष में फैसला दे दिया। उसके बाद की बात, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। आज एक चीफ जस्टिस रिटायर किया तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने दोस्ती निभाई केंद्र सरकार से। 4 जजों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं दिल्ली में मौजूद था। मैं एक व्यंग्यकार हूं, कथाकार हूं, नाटक भी लिखता हूं और पत्रकार 45 वर्ष रहा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब 4 जजों ने कहा कि हम जो फैसला लिखते हैं रात में किसी के निर्देश से बदल जाता है। वह ईश्वरीय तत्व कौन सा है इस पृथ्वी पर जो उसके फैसले बदल देता है? गौर करने की बात है। और जजों को तो कम से कम ये जरूर पढ़ाया जाना चाहिए ईदगाह। इसी तरह अगर मैं आऊं ठाकुर ककुआ, कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक चैनल पे एक मंत्री जी पधारे और वो चैनल उन्हीं की सरकार से प्रायोजित चैनल है। उस चैनल के एक एंकर ने गलती से ऐसा सवाल पूछ दिया जो सरकारी मेहमान को से नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछ दिया। वह जानता था कि उसकी जाति क्या है, इसलिए जो उसने गाली दी, जो कि सुनाई दिया, वो बहन की गाली थी। यह शर्मनाक स्थिति जब हम पत्रकार थे तो कभी नहीं आई। हमसे मिलने मंत्री आएगा, हम मंत्री से मिलने कभी नहीं गए। हमारे आर्यावर्त के संपादक थे हीरानंद शास्त्री, सख्त आदेश था, कोई व्यक्ति मंत्री से मिलने नहीं जाएगा। अगर वो प्रेस में आया है मिलने के लिए तो उसको आधा घंटा बैठाओ, कॉफी चाय नीचे पिलाओ, आधे घंटे के बाद जाओ, तुम अपने वजूद को दिखाओ कि तुम हो, इसलिए वो तुम्हारे पास आया है। आज तो रात में वहीं दारू पीते हैं लोग, सुबह में वहीं दत्वन करते हैं और वहीं आराम से लेट जाते हैं। अगर समय है तो मैं और बोलूं, नहीं तो यहाँ खत्म कर सकता हूँ। जी समय है, आप 5 मिनट और ले लीजिए, क्योंकि 5 मिनट और काफी
हाँ तो तो मैं ये चाहता काफी हूँ, सही और अच्छा जा रहा मैं आपको लेना चाहूंगा बात ईदगाह से। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरी आवाज साफ जा रही है क्या? है जी। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, साफ साफ आवाज आ रही है आपकी सर। अच्छा ठीक है, ईदगाह की बात लेता हूँ। भूमंडलीकरण जब से हुआ, सबसे ज्यादा परेशान आप गांव में चले जाएं तो बूढ़े बुढ़िया जो अकेले रह गए, उनके सारे घर के युवा जो भी सक्षम है, जो छोटी मोटी भी नौकरी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, ईंटा ढो सकते हैं, पत्थर ढो सकते हैं, या ईंट जोड़ सकते हैं। कम से कम मेरे झारखंड में 20 लाख ऐसे लोग हैं जो गांव से निकल जाते हैं, गांव से निकल जाते हैं और महानगरों में पहुंच जाते हैं। वहां नारकीय जिंदगी जीते हैं, क्योंकि जब लौटते हैं तो उनके पास अगली फसल के लिए पैसे होते हैं कि वो बीज खरीद सकेंगे, खाद खरीद सकेंगे, और 6-8 महीने घर में आराम कर सकेंगे। फिर फसल काटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं, तब जो वृद्ध जन उनके घरों में रह जाते हैं, अपनी बकरियों, मुर्गियों, मुर्गों को देखते, गाय बैलों को देखते, उनकी जिंदगी नारकीय होती है। और जो शहरों में जाते हैं, वे भी नारकीय स्थिति में जीते हैं, और वहां से कई दुर्गुण लेकर के आते हैं। यहाँ तो हड़िया ही पीते हैं झारखंड में, वहां जाते हैं तो आधा पीने लग जाते हैं। और उसके बाद वहां से तरह तरह की बीमारी भी लेकर के आते हैं। ये बात नहीं कि सिर्फ कोरोना में वो जो मुंबई से लौटे वो बीमारी लेके आए वापस, तो बात नहीं है। या गुजरात से जो लोग लौटे, जो दीवार बनाने गए थे नमस्ते ट्रंप में, वहां से जो बिहारी मजदूर लौटे या झारखंडी मजदूर लौटे, वही सिर्फ बीमारी लेके नहीं लौटे। इसके पहले भी जब भी गए तो कई तरह की बीमारियां लेकर के आए, HIV लेकर के आए, चेचक लेकर के आए, कई तरह के महानगरीय बीमारियों को लेकर के आए, स्वभाव की बीमारी लेकर के आए, चरित्र की बीमारी लेकर के आए, चारित्रिक गिरावट लेकर के आए। प्रेमचंद ने उन सभी का मार्ग प्रशस्त किया है ईदगाह के माध्यम से, बच्चों को ये सीख दे करके कि आप वृद्ध जनों का ख्याल रखें। अगर आप वृद्ध जनों का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आप अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो आप अपनी जड़ से कट जाते हैं। ये प्रेमचंद जी ने सिखलाया है। हमारे बुजुर्ग हमारी परंपरा की एक कड़ी है जो जीवित हमारे सामने है। वो जिस परंपरा को लेकर के आए हैं, वो अपने पिता से लेकर के आए हैं, माता से लेकर के आए हैं, अपने दादा दादी नाना नानी से लेकर के आए हैं। ये इस परंपरा की कहानी है ईदगाह। इस ईदगाह को ईद की तरह मत देखें, इसको समाज शास्त्रीय कहानी के रूप में देखें। ये समाज शास्त्र का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है, जिसमें प्रेमचंद ने क्यों नहीं इस पर उपन्यास में ऐसा लिखते जो बड़ों के लिए होता गया, बड़े बुजुर्गों के देखें। आज जब विमर्श होता है, बुजुर्ग विमर्श शुरू हुआ है, स्त्री विमर्श, बाल विमर्श, वृद्ध विमर्श शुरू हुआ है। लेकिन जब से ये वृद्ध विमर्श शुरू हुआ है, उतना ही ओल्ड होम खुल रहे हैं हमारे शहर में भी। कम से कम 3-4 ओल्ड होम, 5 होम है ओल्ड होम। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुंबई में मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे फुटपाथ पे रहना पड़ा था। उस समय की बात बताता हूँ कि फुटपाथ पर एक दिन एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी हुई थी, और एक इल्ला नाम की एक लड़की थी, वो दौड़ी हुई आई मुझे कि दादा दादा देखो उधर एक औरत गिर गई है बेहोश। मैं जब गया और मैंने उसे उठाया तो उसके हाथ के जो चमड़े थे वो फुटपाथ पर सट गए। उसे लेप्रोसी था। उसको उठा करके हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। कई टैक्सी ड्राइवर थे, मैं भी टैक्सी चलाता था वहाँ। लेकर अस्पताल गए तो बोला कि 2-4 दिन से अधिक बचेगी नहीं, उसको खून वून चढ़ाना है, अगर आप अपने व्यवस्था कर लो तो ठीक है, यहाँ थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो हम लोग उसको ले आए, खून उनकी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी। एक डॉक्टर हम लोग का परिचित था, उसको ले आए, और बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर दी।
उसके पास एक पोटली थी। थोड़ा सा उसको होश आया तो हम लोगों ने उससे बातचीत की। मैंने भी उससे पूछा कि माँ बताओ क्या खाओगी, तो उसने कहा कि मैं खीर खाऊंगी। तो खीर हम लोगों ने वही फुटपाथ के किनारे ईंटें जोड़ करके बनाए, उसको खीर खिलाने लगा। तो उसने कहा कि देखो पोटली में कुछ गहने रखे हुए हैं और उसमें एक पता रखा हुआ है, मेरा मर जाने के बाद मेरा दाह संस्कार कर देना, तब मेरे बेटे बेटियों को बता देना। तो हमने कहा कि पता देख लें। हाँ पता देख लो। पता जब देखा तो वो सब करोड़पतियों का पता था। हम दंग रह गए। उसका डेथ हो गया। जी, दिलीप जी की आवाज रुक गई शायद। कविता जी, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी, हाँ आ रही है, दिलीप जी शायद चले गए। आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर JB पांडे जी हमारे साथ जुड़ जी। चुके हैं। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है क्योंकि उन्होंने अपने माइक को वहां पे म्यूट कर रखा है। हाँ, अब जाएगी। जी अब आ गई। सर वेरी इसको गुड। सर इसको चालू रखिएगा। दिलीप जी तो अपना हाँ उद्बोधन खत्म कर लें। हाँ मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने खत्म। ऐसा देखा, ये 2 मिनट मैंने और है। देखा कि वो औरत तो डेथ कर गई, माँ डेथ कर गई। मैं उसे अपनी दूसरी माँ मानता हूँ। डेथ कर गई। हम लोगों ने आपस में विचार किया क्या दाह संस्कार कर दिया जाए। फिर हम लोगों को लगा कि देखिए वो इतना सारा गहना वगैरह उसकी पोटली में है और हम लोग दाह संस्कार कर दें, कहीं हम लोगों पर आरोप न लग जाए कि हम लोगों ने गहने उनके दबा लिए, ये कर लिए वो कर लिए। हम लोग उनके घर गए और उनके बच्चों के घर, सब बड़े बड़े आलीशान मकान मुंबई में थे उनके, और उनको वो पोटली दिया और कहा कि आपकी माँ का देहांत हो गया है हम लोग के घर के पास में, आके उनके बॉडी का। वो लोगों ने अस्वीकार कर दिया लेने से, कहा कि आप लोग कर दो, और पैसा देने लगे। हम लोगों ने पैसा नहीं लेंगे। हम लोग उनका दाह संस्कार किया, पोटली उनको देके चले आए। यह जो संवेदना जगी उतने लोगों में, मैं समझता हूं कि ये प्रेमचंद के युग में जो वृद्धों का, जिसने भी ये कहानी पढ़ी होगी ईदगाह, उसके अंदर जरूर जगी होगी। यह मेरे जीवन की याद की जो कहानी है, पहले भी पढ़ी होगी, माँ नानी ने सुनाया, माँ ने सुनाया। माँ मेरी बहुत कहानियां पढ़ती थी, उपन्यास पढ़ते थे, पिताजी पढ़ते थे, घर में पढ़ने लिखने का ही माहौल था, तो कहानियां होती रहती थी। रात के समय में खाने के बाद लोग एक दूसरे को छोटी मोटी कहानियां सुनाया करते थे, और उसी से मैं किस्सा गोभी बन गया। तो मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा कि किस्सा गोई के साथ साथ में सच्चाई होनी चाहिए, और ये बात हमें प्रेमचंद से समझने की जरूरत है, प्रेमचंद के कथा साहित्य से समझने की जरूरत है। लोग बोलते हैं बड़ा साधारण भाषा है उनके अंदर में। वो साधारण भाषा नहीं है, वो साधारण लोगों की भाषा है, जिस भाषा में कुछ विशिष्ट लिखना आसान नहीं है। हाल में शायद किसी ने कुछ चोचलेबाजी की उनके साहित्य को लेकर। कुछ दिनों पहले 60 के आसपास में उनके साहित्य को जलाया भी गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह जो समाज है इसमें अच्छे से अच्छे लोगों का विरोध हुआ। महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, जो प्रेमचंद के आदर्श थे। प्रेमचंद के 90% साहित्य में गांधीवाद मौजूद है। मैं यहीं अपनी बात खत्म करने के पहले मैं नमन करना चाहूंगा पुनः प्रेमचंद की स्मृति को, और JB पांडे जी मुझे दिख रहे हैं, उनको नमस्कार कह रहा हूँ। भाई नमस्कार आपको। और जोधपुर वाले जो है, क्या नाम है, नाम भूल जा रहा हूँ अचानक। और आप सबों का को धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम में।
बोलने को तो प्रेमचंद पर आदमी 2-3 दिन 4 दिन भी बोले तो खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। आपका भी हार्दिक आभार कि आपने हमें समय दिया। अब मैं आदरणीय डॉक्टर JB पांडे जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचारों और आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जी हाँ पांडे जी, समय लगभग आधा घंटा। आराम से बोले। अच्छा। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को वल को। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को वल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। शुद्धि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। शुद्धि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की अध्यक्ष आदरणीय कीर्ति काले जी आज के इस लाइव कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय मकरध्वज तिवारी जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व आदरणीय वक्ता डॉक्टर प्रशांत कर्ण जी, प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी सहृदय साहित्यकार, प्रखर पत्रकार और साहित्यकार आदरणीय श्री दिलीप तेतरवे जी, मंच पर विराजमान विदुषी वहन आदरणीय कविता तिवारी जी, और इस प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच से जोड़ने वाली मेरी मेधावी शिष्या और शोधार्थी शुभ्रा सिंह जी, और इस लाइव कार्यक्रम को देखने वाले सभी आदरणीय श्रोता बंधुओं, मेरे लिए यह सौभाग्य का संदर्भ है कि आज इस प्रेमचंद स्मृति कार्यक्रम में मैं आपसे जुड़ सका। जुड़ने की लालसा तो कल से ही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जुड़ते जुड़ते मैं छूट गया या टूट गया, मगर आज फिर शुभ्रा जी ने कहा कि सर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जोड़ कर ही मानेंगे, और उनके शत प्रयास से आज पुनः मैं जुड़ा और अब शायद न टूट सकूं, आपसे जुड़ा रहूंगा। मित्रों, अभी जिन पंक्तियों में मैंने वंदना की है, ये पंक्तियां महाभारत के अप्रतिम दानवीर, कर्णवीर, धर्मवीर कर्ण के संदर्भ में राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखी है, लेकिन इन सारगर्भित पंक्तियों की व्यंजना कर्ण तक सीमित नहीं है, अपितु इनकी व्यंजना बहुत विस्तृत, व्यापक एवं सूक्ष्म है। जंगल के किसी भी वृंत पर खिलने वाला वह फूल आदरणीय है, नमनीय है, वंदनीय है एवं सम्मान का अधिकारी है। वे सभी लोग नमनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है, जो तेज प्रताप एवं गुणों की खान है। सुधी जन गुणों के आदि और अंत को नहीं देखते, अपितु वे गुणी जनों का समादर करते हैं।
मित्रों, हिंदी साहित्याकाश में उत्तर प्रदेश वाराणसी लम्ही जैसे छोटे से गांव में 31 जुलाई 1880 को मुंशी अजायब राय के घर में जिस नन्हे से बालक ने जन्म लिया, माता पिता ने उसका नाम प्यार से धनपत राय रखा था और दादा प्यार से उसे नवाब राय कहते थे। आज भी प्रेमचंद का स्नातक का प्रमाण पत्र मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है श्री धनपत राय श्रीवास्तव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की, लेकिन कुछ ही रचनाएं वे धनपत राय से लिख पाए थे कि उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। इतिहास साक्षी है। प्रेमचंद का पाठक इस बात के साक्षी हैं कि प्रेमचंद ने सोजे वतन कहानी संग्रह प्रकाशित कराया, जिसमें कुल 5 कहानियां हैं। सोजे वतन पहले उर्दू में प्रकाशित और फिर उसका हिंदी हुआ सोजे दर्द, वतन देश, देश का दर्द। सोजे वतन कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ और अंग्रेजों की नजर पड़ी। प्रेमचंद अंग्रेजों के कोप भाजन बने। परिणाम सोजे वतन की प्रतियां जब्त की गई और जला दी गई, लेकिन प्रेमचंद की चेतना उसमें जल नहीं सकी और तब धनपत राय का प्रेमचंद के रूप में रूपांतरण हुआ और साहित्य की यात्रा शुरू हुई। और वह यात्रा 8 अक्टूबर 1936 तक निरंतर चलती रही, अबाध गति से चलती रही। इसलिए प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से हिंदी कथा जगत को इतना समृद्ध किया, वह ऊंचाई दी कि आज तक उस ऊंचाई को कोई पार नहीं कर सका। सच तो यह है कि प्रेमचंद हिंदी कथा जगत के हिमालय हैं और उस हिमालय को छूने की कोशिश प्रेमचंद के परवर्ती रचनाकार कर तो रहे हैं, मगर आज तक उनका शिखर अछूता है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सका। मित्रों, प्रेमचंद आज भी जिंदा हैं। प्रेमचंद का भौतिक शरीर 8 अक्टूबर 1936 को इस संसार से उठ गया, लेकिन प्रेमचंद की चेतना आज भी उनके साहित्य में है और आज भी प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी उर्दू पाठकों के मन में विराजमान है। मित्रों, प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के अप्रतिम चितेरे हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा जगत को नया आयाम दिया, क्योंकि प्रेमचंद के पूर्व हिंदी का कथा जगत जो था वह काल्पनिक था, तिलस्मी था, अयारी था, कपोल कल्पित था। प्रेमचंद ने हिंदी कथा को वर्तमान से जोड़ा, समाज से जोड़ा, समसामयिकता से जोड़ा और प्रेमचंद सामाजिक ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी साहित्यकार बने। इसलिए प्रेमचंद ने नायकत्व की धारणा बदली। प्रेमचंद के उपन्यासों में, कहानियों में कोई कुलीन सदवंशीय
कुलोद्भव व्यक्ति नायक नहीं है, वहां राजा हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य और न जाने कोई ऐसे प्रतापी नहीं है। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जिस पर फिल्म भी बनी। गोदान का नायक कोई महासंप्रभु नहीं, बल्कि बेलारी में उत्पन्न होरी है, धनिया है, गोबर है, झुनिया है, मुनिया है, चुनिया है। प्रेमचंद ने अपनी कथा कृतियों में ग्रामीण पात्रों को नायकत्व प्रदान किया। अभी अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं सुन रहा था। प्रशांत जी भी बहुत बड़े साहित्यकार और कवि हैं, दलीप जी तो अप्रतिम पत्रकार हैं, और प्रेमचंद की रचनाओं पर अपने ढंग से उन्होंने विचार किया। लेकिन प्रेमचंद शाश्वत जीवन मूल्यों के रचनाकार हैं। ऐसे जीवन मूल्य जिनकी अपेक्षा तब थी, आज है और कल भी बनी रहेगी। प्रेमचंद जी पंच परमेश्वर का हवाला दे रहे थे। पंच परमेश्वर के माध्यम से प्रेमचंद ने पंच में परमेश्वर का वास होता है, और पंच के द्वारा किया गया फैसला परमेश्वर या खुदा के द्वारा किया गया फैसला होता है। और पंच ना तो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। किसी बात की वो प्रतिष्ठा करना चाहते थे। मित्रों, प्रेमचंद ने एक तीर से कई शिकार किए। दूसरी बात कि प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, इसलिए प्रेमचंद ने दोस्ती कराई अलगू चौधरी और जुम्मन मियां की। आप ध्यान से रेखांकित करिए इस बात को। वो चाहते तो अलगू चौधरी की दोस्ती समझू चौधरी से कर सकते थे। रचनाकार स्वतंत्र है अपनी रचनाओं में, अपने पात्रों के नामकरण के लिए, संबंधों के लिए, लेकिन नहीं, प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। इसलिए प्रेमचंद ने अलगू चौधरी की दोस्ती जुम्मन मियां से कराई। और प्रेमचंद सहज रूप में कहानी शुरू करते हैं कि जुम्मन मियां और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, साझे की लेन देन, साझे की खेती। जुम्मन के पिता गुरुजी थे जुमराती। मित्रों, और प्रेमचंद ने इस मित्रता को स्थापित किया। इस मित्रता को प्रेमचंद ने जुम्मन मियां और अलगू चौधरी की मित्रता की कड़ी परीक्षा की। मां को क्या बोलिए ना, कड़ी परीक्षा की। और सारा वृतांत आपको मालूम है, मैं आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता, कि खालाजान की रजिस्ट्री ने खालाजान की भोजन पर भी पाबंदी लगाई, मित्रता टूटी, और खालाजान पूरे गांव में पंचायत के लिए घूमी। जुम्मन मियां के जिगरी दोस्त अलगू चौधरी के पास भी गई, निवेदन किया। अलगू चौधरी ने कहा, माता जी, मैं जुम्मन का दोस्त हूं, इसलिए मैं इस पंचायत में आना नहीं चाहता, मुझे दूर ही रखो। लेकिन प्रेमचंद ने एक सूत्र दिया, एक वाक्य लिखा है पूरी कहानी में, जिसने अलगू चौधरी को हिला दिया। खालाजान ने कहा कि बेटा, तुम दोस्त हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या दोस्ती के बिगाड़ से ईमान की बात नहीं कहोगे? मित्रों, दोस्ती के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? और इस वाक्य को सुनते ही अलगू चौधरी ने हामी भरी, पंचायत हुई। जुम्मन मियां फूले नहीं समा रहे थे, मगर जुम्मन मियां के खिलाफ
फैसला हुआ। अलगू चौधरी ने कहा कि जमीन रजिस्ट्री के वक्त आपने वादा किया था उम्र परवरिश करने का, भोजन देने का आपको देना होगा, और इस फैसले से जुम्मन मियां और अलगू चौधरी की दोस्ती टूट गई। प्रेमचंद ने लिखा कि इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका, मानो वह बालू की रेत पर खड़ा था। प्रेमचंद की शब्दावली है, इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका, मानो वह बालू की रेत पर खड़ा था। अगर प्रेमचंद इस कहानी को यहीं छोड़ देते तो प्रेमचंद का कोई अवदान नहीं होता, पर साहित्य के पास जाने की जरूरत नहीं थी। प्रेमचंद ने जुम्मन मियां को एक अवसर प्रदान किया, और प्रेमचंद का पाठक जानता है कि अलगू चौधरी बटेसर से एक जोड़ा बैल लाए थे। एक बैल मर गया, एक बैल हल नहीं चलता। समझू साहू ने वह बैल उधार खरीदा और बैल महीने भर में मर गया। पैसे मांगने के लिए जब अलगू चौधरी समझू साहू के पास गए तो समझू साहू की पत्नी शेरनी की तरह उन पर टूट पड़ी, और जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया है आप जानते हैं। अंततः अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी, और इस दूसरी पंचायत में पंच बने जुम्मन मियां, जो अलगू चौधरी से बदला लेने के लिए रात दिन बेचैन थे, ठीक नींद सो नहीं सके थे। और जब पंच बदलने की बारी आई, समझू साहू ने कहा मेरी ओर से जुम्मन शेख पंच रहेंगे। रामधन मिश्र ने पूछा कि अलगू चौधरी जी, जुम्मन मियां के नाम पर आपको आपत्ति है क्या? कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पंच न तो किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन। और उसी बट वृक्ष के नीचे रामधन मिश्र, समझू साहू, अलगू चौधरी, जुम्मन मियां और झगड़ू साहू की उपस्थिति में पंचायत हुई, और फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में हुआ। जुम्मन मियां ने अपने फैसले में लिखा कि बैल मरा, इसका सारा दायित्व समझू साहू का है, क्योंकि अगर बैल नहीं मरता तो क्या करता? बगैर खिलाए पिलाए गांव से स्टेशन 6 टिप की लदनी कर रहे थे। हां, समझू साहू की केवल, अलगू चौधरी की केवल एक गलती है, और वही गलती साहित्य की चेतना है कि अलगू चौधरी ने सहायता करने की नियत से बैल उधार दिया था। यदि उसी समय नगद ले लिया होता तो पंचायत की नौबत नहीं आती। इसलिए बैल की कीमत समझू साहू को देनी पड़ेगी। और लोगों ने कहा पंच परमेश्वर की जय हो, जय हो। मित्रों, भारत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के सबसे जो न्यूनतम इकाई है प्रशासन की, वह ग्राम पंचायत है। प्रशांत जी मुस्कुरा रहे, बैठे हुए जान रहे, तब फैसला गांव में बैठे पंच कर लेते थे। जो फैसला आज न्यायालयों में निलंबित है, वो गांव के फैसले गांव की पंचायत में हो जाते थे, और सब लोग वाह वाह करते थे। प्रेमचंद पंचायत की महत्ता और पंच को परमेश्वर बनाना चाहते थे। मित्रों, और जैसे ही जुम्मन मियां पंच बने, प्रेमचंद ने कहानी में सूत्रवाक लिखा कि उत्तरादायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तो वही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बनता है। मित्रों, रेस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये वही जुम्मन मियां थे जो कल तक बदला लेने के लिए आकुल व्याकुल थे, और गद्दी पर बैठते ही बदले की बात भूल गए। इस खुदा का वास हुआ,
ये प्रेमचंद का बहुत बड़ा उदाहरण है। एक कहानी ने कितनों का कल्याण किया और ये बताया कि अगर ईश्वर आपको पंच बनने का अवसर दे, आप न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं वे सभी की सभी कहानियां, सभी उपन्यास मूल्य चेतना से जुड़े हुए हैं और कोई न कोई निर्देश दे रहे हैं। आपने कहानी पढ़ी होगी, प्रेमचंद की कहानी है नमक का दारोगा। मित्रों, आज भी कोई दरोगा यदि नमक का दारोगा पढ़ ले, बंशीधर को याद कर ले, तो घूस लेते हुए उसकी आत्मा कांप जाएगी। बंशीधर उसे ऐसा करने से रोकेंगे। जी, बंशीधर नमक का दारोगा। जबकि बंशीधर जब नौकरी के लिए निकल रहे थे तो पिता ने उपदेश दिया, बेटा नौकरी ऐसी खोजना जिसमें ऊपरी आय हो, क्योंकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है और मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे घट जाता है। बंशीधर को दारोगे की नौकरी मिली, भाग्यशाली थे, पोस्टिंग हुई और तब ये कहानी 1920 की है। नमक आंदोलन, नमक पर पाबंदी लगी थी और जी बंशीधर पेट्रोलिंग के लिए निकले और रात में इलाके के प्रसिद्ध जमींदार पंडित आलोपी दीन की नमक से लदी गाड़ियों को रोक लिया था। बंशीधर पिछली गाड़ी पर ऊँघते आ रहे थे, कानों कान आवाज पहुंची, महाराज बड़ा बाबू ने गाड़ियां रोक दी हैं। बंशीधर ने कहा, नया बदारी है, उसे कुछ चटा दो। गाड़ीवान ने कहा, हुजूर आपकी सेवा होगी, आप साहब को पहचानते नहीं। बंशीधर ने कहा, साहब को बुलाओ। और जब उपस्थित हुए, मित्रों धन और धर्म में युद्ध शुरू हुआ। प्रेमचंद ने दिखाया धन और धर्म में युद्ध हुआ। पंडित आलोपी दीन ने कहा, हुजूर खामोखाई आप दुश्मनी क्यों ले रहे हैं, हम आपके मुरीद हैं, सब कुछ आपके घर पहुंच जाएगा। और ये 10,000 की थैली आपके चरणों में, 10, 20, 30 और 40,000 तक की ऑफर आलोपी दीन ने दी। 40,000 तक, लेकिन बंशीधर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, जमानदार साहब हथकड़ियां पहनाओ। आज पहली बार इस धन और धर्म के युद्ध में धन पराजित हुआ था। और प्रेमचंद ने साहित्य के उद्देश्य में लिखा है कि जिन्हें धन और वैभव प्यारा है उन्हें साहित्य मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। यहां तो उनकी जरूरत है जिनमें सेवा करने की भावना हो, जिनमें समर्पण हो, त्याग हो, क्योंकि साहित्य मंदिर में धन वैभव की जरूरत नहीं होती। मित्रों, पंडित आलोपी दीन जेल गए, मगर लोग कहते हैं कि मार खाया हुआ व्यक्ति और कुचला हुआ सर्प बड़ा घातक होता है। दूसरे दिन कोर्ट में पेशी हुई और फिर एसपी साहब ने कहा, नए दरोगा हो, ज्यादा उत्साह में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बंशीधर को सीख मिली, डांट मिली, लेकिन बंशीधर ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आलोपी दीन को बेल हो गई, जेल से छूट गए और बंशीधर ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया कि मुझे दरोगे की नौकरी नहीं चाहिए। और उस इस्तीफे के बाद वापस आए। मित्रों, दूसरे दिन की घटना है। अगर प्रेमचंद यही कहानी छोड़ दिए होते तो बात नहीं बनती। दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन बंशीधर के दरवाजे पर गए। बंशीधर अपने कमरे में बैठ कुछ लिख पढ़ रहे थे। बंशीधर के पिता ने पंडित आलोपी दीन की आओ भगत की लल्लो चप्पो किया और कहने लगे कि बेटा ना समझ था
बेटा नालायक था, उसने आपको कैद कर लिया, मैं बेटे की ओर से माफी मांग रहा हूं। मित्रों, आलोपी दीन ने कहा कि बेटा नालायक नहीं, लायक था। भारतवर्ष को ऐसे ही बेटों की जरूरत है, ऐसे ही दरोगों की जरूरत है। मैं उससे मिलने आया और जब बंशीधर पंडित आलोपी दीन के कमरे में गए, प्रणाम किया, आलोपी दीन ने कहा, बंशीधर ने कहा, आप यहां तक आ गए, कहिए आपको क्या कहना है। और पंडित आलोपी दीन ने जो वाक्य कहा, प्रेमचंद ने उसे दर्ज किया। पंडित आलोपी दीन ने कहा, दारोगा जी, उस रात आपने अपने पद और हैसियत से मुझे अपने हिरासत में ले लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में आ गया हूं और यह रहा मेरी कंपनी के जीएम के पद का नियुक्ति पत्र। और कहानी यहां खत्म हुई कि जिस आलोपी दीन को बंशीधर ने जेल भिजवाया, उसी आलोपी दीन ने अपनी कंपनी का जीएम पद दरोगा जी को ऑफर किया। कारण क्या था? 3, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सत्य के प्रति समर्पण। बंशीधर के पहले भी दरोगा हुए थे जो रात में सोए रहते थे और उनका लिफाफा पहुंच जाता था, लेकिन बंशीधर ने अपने कर्तव्य का पालन किया। समय निष्ठा, ईमानदारी, सत्य के प्रति समर्पित रहे। प्रेमचंद यही बताना चाहते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रेमचंद की कहानियों में जिन मूल्यों की बात कही गई है, वे मूल्य आज भी मानव और मानवता को निर्देश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद की 140वीं जयंती पूरे देश और विदेश में मनाई जा रही है और बड़े आदर के साथ प्रेमचंद याद किए जा रहे हैं। कई उनकी कहानियां हैं जहां उनके जीवन मूल्यों की मुलाकात हो सकती है, आप उनसे जान सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने जिन कहानियों में जिन पात्रों को सृजित किया, वे अद्भुत हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेमचंद के कथा साहित्य की यात्रा गांवों की डगर से होकर गुजरती है मित्रों, और वह रास्ता हमें गांव की पंचायत तक ले जाता है जहां पंच परमेश्वर की अवधारणा निहित है। वह रास्ता उस ठाकुर के कुआं तक जाता है जहां आज भी गांव में प्रभु भर की बहुलता है और हरिजनों के पानी के लिए अलग प्रावधान करना पड़ता है। वह रास्ता उस गांव तक जाता है, वह रास्ता उस गांव तक जाता है जहां 1.25 सेर गेहूं मालिक से कर्ज लेकर शंकर आजीवन उनकी गुलामी करता है और मरणोपरांत पुत्र को गुलामी के लिए विवश होना पड़ता है। वह रास्ता उस घर तक जाता है जहां बूढ़ी काकी आज भी परिवार में अन्य बुजुर्गों की तरह उपेक्षित जीवन जी रही है। वह रास्ता वहां जाता है जहां गांव में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और अलगोजा के दर्द से परेशान लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। वह रास्ता उस गांव तक जाता है जहां 21वीं शताब्दी में लोग सदगति पाने के लिए 21वीं शताब्दी में लोग सदगति पाने के लिए धार्मिक अंधविश्वासों के शिकार हो रहे हैं। वह रास्ता, बोले ना? नहीं सर, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा था। ओके मित्रों, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेमचंद ने गांव की जो यात्रा की, जो रास्ता दिया, वह रास्ता बड़े घर की बेटी तक जाता है जहां आज भी मर्यादा की रक्षा के लिए बड़े घर की बेटियां घर को आनंदी टूटने नहीं देती, डांट सह लेती है,
मगर घर को बिखरने से बचा लेती है। आज प्रेमचंद की जरूरत है। वह रास्ता उस गांव के उस घर तक जाता है। मित्रों, कल ही ईद समाप्त हुई है। वह रास्ता, प्रेमचंद की कहानियों का वह रास्ता उस घर तक जाता है जहां बूढ़ी दादी अमीना को रोटी सेकने के लिए चिमटा की जरूरत है, और जहां बालक हामिद ईदगाह के मेले से बाल सुलभ लालसाओं को दबाकर चिमटा खरीदता है जी। और दादी के पूछने पर कहता है कि रोटियां बनाने वक्त तेरे हाथ जल जाते थे। मित्रों, ये चेतना, और तब प्रेमचंद यहां कहानी समाप्त हुई, लिखा था कि बूढ़े बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ किया था और बूढ़ी दादी अमीना बच्ची बालिका बन गई थी। ये प्रेमचंद की शब्दावली है। मित्रों, मैं देख रहा हूं समय तेजी से बढ़ रहा है, बातें बहुत हैं, इसलिए प्रेमचंद जीवन मूल्यों के रचनाकार हैं। प्रेमचंद आदर्श के रचनाकार हैं। प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। अभी समय है ना 5-10 मिनट? हेलो जी समय है। जय हो मकरदत्त तिवारी जी की जय हो जी। तुलसीदास की एक पंक्ति जी, तुलसीदास की एक पंक्ति है मित्रों, मुझे याद आ रहा है। तुलसीदास ने लिखा, आज की तारीख में प्रशांत जी सबसे ज्यादा अधिक रायचंद हैं। रायचंद, राय देने वाले, हर काम में एक राय, सलाह। और तुलसी ने लिखा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचारही ते नर न घने रे। कि दूसरों के उपदेश देना आसान है, संसार इसी में व्यस्त है। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है दलीप बाबू कि हर व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है, स्वयं सुधारना नहीं चाहता है। प्रेमचंद ने कहा, दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है, स्वयं सुधर जाइए। अपनी रचनाओं में यह शाश्वत संदेश दिया। और श्री राम शर्मा ने युग निर्माण में लिखा कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, लेकिन हम दूसरों को बदलने के लिए परेशान हैं। प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी है जिसका मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं, आपने पढ़ी होगी। कहानी का शीर्षक है परीक्षा। हमने बीए के पाठ्यक्रम में वो कहानी रखी है। परीक्षा। रायगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो चले थे। उन्होंने महाराज से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, जीवन भर मैंने आपकी खिदमत की, अब बुढ़ापे में कोई गलती हो जाए तो दाग लग जाएगी, इसलिए मैं छुट्टी चाहता हूं। रायगढ़ के राजा ने कहा, दीवान साहब आप अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लीजिए और मुक्ति पाइए। अर्थात रायगढ़ के दीवान सुजान सिंह को राजा ने कहा कि अपनी जगह आप योग्य उम्मीदवार का चयन कीजिए, आपकी छुट्टी है। दूसरे ही दिन समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा कि रायगढ़ के लिए एक योग्य उम्मीदवार की जरूरत है। स्नातक होना जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाइयों का जानना जरूरी है। आचरण में शुद्धता अपेक्षित है, चरित्रवान होना अपेक्षित है। और महीने भर उन उम्मीदवारों की रायगढ़ में खाने पीने ठहरने की व्यवस्था होगी और सब कुछ मुफ्त होगा। मित्रों, सैकड़ों उम्मीदवार आए। प्रेमचंद लिख रहे हैं कि मिस्टर ओ सुबह 9 बजे जगते थे, अब सुबह 5 बजे जगकर मैदान में टहलते नजर आ रहे हैं। मिस्टर बॉ सिगरेट पीते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया है। लड़ते थे, अब शांत हो गए हैं।
निकम्मा थे, अब काम कर रहे हैं। सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने दुष्कर्मों को त्याग करके इस परीक्षा में उतरे कि केवल महीने भर की बात है और अगर विजयी हो गए तो रायगढ़ की दीवानी हाथ लगेगी। मित्रों, 29वें दिन की घटना है कि सभी उम्मीदवार लौट रहे थे क्रिकेट खेल करके, हॉकी खेल करके लौट रहे थे और एक गाड़ीवान की गाड़ी दलदल में फंस गई थी। संध्या का समय था, दीवान बहुत कोशिश कर रहा था मगर गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। उस रास्ते से गुजरते हुए सारे उम्मीदवारों ने टोंट किए, कहा बैलों को खिलाता नहीं और गाड़ी को निकालना चाहता है। गाड़ी पर इतने सामान। बूढ़ा किसान व्यंग बाणों को सुनता रहा। इसी हॉकी में चोट लगने के कारण एक उम्मीदवार पीछे धीरे धीरे आ रहा था। उसने किसान की दयनीय स्थिति देखी। उसने कहा कि गाड़ीवान बाबू, आप गाड़ी पर बैठे, मैं चक्के में हाथ लगा देता हूं, गाड़ी निकल जाएगी। मित्रों, और उस उम्मीदवार ने गाड़ी के चक्के में हाथ लगाया, पांख में जाकर के, और गाड़ी बाहर निकल गई। उम्मीदवार गाड़ीवान की तरह कातर नजरों से देख रहा था। गाड़ीवान ने कहा, बेटा तूने मेरी बड़ी मदद की है, मैं और कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर चाहेंगे तो दीवानी तुझे कल मिल जाएगी। और दूसरे दिन दरबार लगा। सारे उम्मीदवार फैसला के लिए उपस्थित थे। सब उत्सुक नैनों से सुन रहे थे। सुजान सिंह, जो बूढ़े किसान के रूप में गाड़ी को फंसा करके सहायता की अपेक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रायगढ़ को मिस्टर जानकी नाथ जैसा योग्य दीवान मिल गया है, जो बूढ़े किसान की गाड़ी को दलदल से निकाल सकता है। वह कभी रैयतों पर अत्याचार नहीं कर सकता। इसलिए जानकी नाथ की नियुक्ति दीवानगी के पद पर हुई। मित्रों, ये परीक्षा कहानी है, वो सुजान सिंह ही थे। इसलिए प्रेमचंद बताना चाह रहे थे, संदेश देना चाह रहे थे कि डोंट प्रीच टू एनीवन, टू फॉर अदर्स। उपदेश देने की जरूरत नहीं है, करो। और जानकी नाथ को दीवानी मिली, ये परीक्षा कहानी है। इसलिए प्रेमचंद की रचनाओं को जो भी पाठक स्वयं पढ़ेगा तो पंच बन करके वह अन्याय नहीं कर सकता। और ठाकुर के कुआं या जो भी प्रेमचंद की रचनाएं आप पढ़ें, प्रेमचंद की रचनाएं स्वतः आपके जीवन में उदात्त भावना पैदा करेंगी। और प्रेमचंद को साहित्य पढ़ने वाला कोई मित्र को धोखा नहीं दे सकता। कोई दीवान कोई रैयत पर अत्याचार नहीं कर सकता, और कोई राजा किसान का शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जिन शाश्वत जीवन मूल्यों का वर्णन किया है, स्थापित किया है। इसलिए प्रेमचंद की तुलना कथा साहित्य में लियो टॉल्स्टॉय से होती है, मैक्सिम गोर्की से होती है। और विश्व साहित्य के समक्ष अगर कोई भी भारतीय कथाकार रखा जा सकता है तो प्रेमचंद का नाम हम सम्मान से रख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेमचंद ही का वही स्थान है, माला में प्रथम मणि का, आकाश
नील गगन में चंद्रमा का, हिंदी साहित्याकाश में आचार्य शुक्ल का, कोशकार के रूप में डॉक्टर रघुवीर का, राष्ट्रीय कवि के रूप में मैत्री शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर का, और आधुनिक हिंदी के निर्माता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो रमणीय और महत्वपूर्ण स्थान है, वही स्थान हिंदी कथा साहित्याकाश में कथा सम्राट प्रेमचंद जी का है। दिनकर के शब्दों में मैं 4 पंक्तियों में समाधान करना चाहता हूं, वाणी को विराम देना चाहता हूं। कुछ आपका अधिक समय ले लिया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन दिनकर ने लिखा है कि हर व्यक्ति मरणोपरांत भी जिंदा रहना चाहता है, मरणोपरांत भी जिंदा रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता और चाहता है कि मरणोपरांत भी हम जिंदा रहें। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा कि मरणोपरांत यदि जीने की है चाह तुझे, तो सुन बतलाता हूं सीधी राह तुझे। लिख कुछ ऐसी चीज, लिख कुछ ऐसी चीज कि दुनिया डोल उठे, लिख कुछ ऐसी चीज कि दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम जमाना बोल उठे। मित्रों, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि प्रेमचंद ने ऐसा कुछ लिखा है कि दुनिया डोल रही है, और ऐसा कुछ किया है कि आज भी 140 वर्षों के बाद जमाना बोल रहा है। और जब तक सूरज चांद रहेंगे, प्रेमचंद का नाम रहेगा। मैं ऐसे कालजयी कथाकार के प्रति कोटशः नमन करता हूं, शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस लाइव कार्यक्रम में अपनी बात कहने के लिए मुझे आपने आहूत किया, मौका दिया। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच के सभी आयोजकों के प्रति भी श्रद्धावनत हूं। ये बहुत पुनीत कार्य हो रहा है। शुभ्रा जी बहुत दिन से निवेदन कर रही थी, आज मुझे यह मौका मिला। मैं अंत में केवल एक पंक्ति से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि एक पंछी गा चुका है, एक पंछी और गाए, एक प्रेमचंद आ चुके हैं, एक प्रेमचंद और आए। इस देश को प्रेमचंद की जरूरत है और जरूरत रहेगी। कोटशः नमन, वंदन, अभिनंदन। और आयोजकों के लिए मेरी कामनाएं हैं कि उन सबको प्रेमचंद दे, मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, और कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। जय हिंद, जय प्रेमचंद। आदरणीय पांडे जी का उद्बोधन ज्ञानप्रद रहा और मुंशी प्रेमचंद को देखने के लिए हम जैसे शोधार्थियों को एक नई अंतर्दृष्टि मिली। इससे हमें पता चला कि मुंशी प्रेमचंद जी का लेखन कैसे भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति व उससे जुड़ी हुई जटिलताओं से साक्षात जुड़ा हुआ था और आज भी कितना प्रासंगिक है। प्रतिमा त्रिपाठी जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। क्या प्रतिमा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मकरध्वज जी, मैं आपको सुन रही हूँ और मंच पे उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरे सारे अग्रजों को सादर प्रणाम मेरा। और शायद मैं बहुत देर से जुड़ी हूँ और सबको तो सुनने नहीं पाई, तो क्या ये मैं आखिरी हूँ यहाँ बोलने के लिए? कुछ आपको हम अंत में लेंगे। इससे पहले मैं मकरध्वज जी आपको मैं अंत में बुलाऊंगा। इसके पहले मैं कविता सिंह जी को बुलाता हूँ कि वो अपने
बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको सुनना चाहती हूँ पहले। जी कविता जी, स्वागत है आपका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच, सांस्कृतिक मंच को से पहले मेरा प्रणाम। और जितने भी आदरणीय विद्वजन प्रतिष्ठित यहाँ पे मौजूद हैं, मैं मंत्र मुग्ध हूँ उनको सुनकर। अब निशब्द हो गई हूँ कि मैं क्या बोलूं, मेरे लिए बोलने को कुछ बच नहीं। प्रेमचंद के बारे में जितना मैं इन गुणीजनों से सुन चुकी, मेरे मेरे शब्द में तो अब कुछ बचा ही नहीं। खैर, अब उस सरस्वती पुत्र के बारे को नमन करती हूँ, और उनके बारे में जितनी भी बातें की जाए मुझे लगता है कम होगी। अगर ये परिचर्चा अगर चलता रहे तो भी ये इसमें जुड़ते जाए लोग, ये खत्म नहीं हुई। प्रेमचंद ऐसे विद्वान और ऐसे मतलब लेखक थे कि क्या वो हमारे तो बचपन से इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं जब से पढ़ना शुरू की या जानना, तो मैंने प्रेमचंद को ही अपना इंस्पिरेशन और माना। उनकी कहानियां, उनकी कथाएं, उनकी जो भी लेख हैं, उन सबको तो खैर करना ही है। क्या बोलूं उनके बारे में मैं। अभी पीवी पांडे सर जी जितने अच्छे से उन्होंने बताया, तो सुनकर आश्चर्य की बहुत सारी बातें। अभी तो हम लोग तो भी नए हैं, अभी इस क्षेत्र में हम लोगों ने कदम ही रखा है। उनका बोलने का सलीका या उन्होंने प्रेमचंद के बारे में जितनी बातें बताई, बहुत आत्मसात करने वाली है। और प्रेमचंद तो खैर प्रेमचंद है, उनको क्या बोलूं। उनकी एक कहानी है निर्मला, जो कभी भूली नहीं जा सकती है। उसमें नारी का जो कर्ष, उसकी व्यथा, उसकी वेदना, उसके चरित्र को जिस रूप में प्रेमचंद जी ने चित्रण किया है, वो आज भी, आज के समय में भी लगता है कि वो पुराना नहीं कहा जाए, पुरानी हो ही नहीं सकती है। तब अभी भी पढ़ो तो लगती है कि वो बिल्कुल नई कहानी और आज के समय की है। मैं जितनी बार पढ़ती हूँ उतना उसमें खुलती चली जाती हूँ। प्रेमचंद की सारी रचनाएं, जितनी भी कहानियां, जितनी भी रचनाएं हैं, वो दर पाठक गण को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। ऐसा नहीं कि दो पढ़ा, कुछ पैरा, कुछ अध्याय, उनकी सारी जितने भी भाग अगर हैं वो भी पढ़ो तो बांधे रखती है। ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों ने जितनी भी बातें बताई हैं, जितना विस्तारे सटीक बैठता है उनके, इतनी हृदय स्पर्शी, इतनी मार्मिक कहानियां वो लिखा करते थे कि इंसान उसमें होश आ जाता था। गोदान हो, दो बैलों की जोड़ी कहानी हो। एक कहानी उनकी थी, लघु कथा है कश्मीरी सेब। आज अगर उस कहानी को देखा जाए तो आज के युग, मुझे तो लगता है कि इस कहानी को प्रेमचंद भविष्य को सोचकर लिखे, या क्या उन समसामयिक था उनको, इसीलिए उनको आधुनिक काल का लेखक कहा जाता है। ये जो कश्मीरी सेब में जो भी उन्होंने परिदृश्य चित्रण किया, उसको दिखाया, उसको बताया, वो आज भी सही है और अभी भी वो घटित होता है। अभी भी उसका है वैसा कि हर बाजार चौराहे पे ये देखने को मिलता है। और उनकी उनकी कहानियों में जो दर्द, वेदना, जो बंधुआ मजदूरी की जो तकलीफ है, वो इतनी गहराई से उतरती है। उनकी कलम में जो जादू है, मुझे तो लगता है कि स्याही में वो यही भर कर लिखा करते थे और उनके कागज पे उतरता चला जाता। अब ऐसे लेखक के बारे में तो ज्यादा मेरे पास तो कोई ज्यादा, मैं निशब्द हूँ कि सोच कि समझने वाली बात है कि वो इतने जुड़े हुए थे अपनी लेखनी से, अपनी साहित्य से, अपने इतना उनको कि वो अपने ऑफिस में लिखते समय ही उनकी मृत्यु हुई। अब इससे ज्यादा और क्या होगा।
मुझे नहीं लगता कि ऐसे साहित्यकार कभी हुए हैं या होंगे। और आप इतने अब आदरणीय विद्वजनों के सामने मेरी तो कुछ शब्दों का मेल हो नहीं पा रहा है। मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूंगी कि साहित्य जगत या जो भी है पाठक का जो भी एक वर्ग है, वो हमेशा और हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस ऋण से, सब प्रेमचंद के ऋण से हम कभी ऋण हो नहीं पाएंगे। और उन्होंने जो दिया है हमारे साहित्य जगत को, वो और कोई पूरा कर भी नहीं सकता। नमन है ऐसे शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, आप विद्वजन के सामने मैंने इतनी है नहीं कि मैं ज्यादा बोल सकती। प्रतिमा जी, मैं क्षमा चाहूंगी। अब आप ले लीजिए अपनी। जितने भी गुणीजन विद्वजन बैठे हुए, उन सबको सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं प्रतिमा जी को चाहूंगी कि अब आप बोले। हेलो पिताजी। जी सर। हेलो जी सर। अब हमारे पास अंतिम वक्ता के रूप में प्रतिमा त्रिपाठी जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें मंच पर। प्रतिमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, पुनः शुरू करें। मनीषा जी, मनीषा जी, आवाज अब आ रही है। आप बोलना देखिए तो अब आ रही है। हाँ, आ रही है। आप बोलना हेलो, चालू कीजिए। आपकी आवाज आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना चालू कीजिए। हाँ, तो सबको मंच पर उपस्थित सारे मेरे वरिष्ठ विद्वजनों को, मेरे अग्रजों को मेरा सादर प्रणाम। और सबको नमस्कार करती हूँ। चूंकि प्रेमचंद पर बोलना और भी हम जैसे लोगों को थोड़ा मुश्किल काम है। और जहाँ हमारे इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जेबी सर है, कल अशोक प्रियदर्शी सर को सुने, प्रशांत सर हैं, दिलीप सर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में लगातार प्रेमचंद को पढ़े हैं या पढ़ाए हैं, उन पे काम किए हैं। प्रेमचंद को मैं पहली बार कक्षा चौथी या पांचवी में पढ़ी थी, ईदगाह उनकी कहानी। और तभी से उनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद थी, उनके उपन्यास मुझे बहुत पसंद थे। और एमए तक आते आते लगभग उनके सारे उपन्यासों को मैंने पढ़ डाला। लेकिन उनकी कहानी कफन मुझे बहुत प्रभावित करती है, आज भी करती है। चूंकि हम गाँव में जन्मे, गाँव में पले बढ़े, उत्तर भारत का, यूपी के वो गांव आज भी मुझे प्रेमचंद की कहानियों जैसे ही नजर आते हैं। वो मूल्य, वो संस्कार, वो आदर्श सब हूबहू वैसा है। प्रेमचंद आज 21वीं शताब्दी में भी अप्रासंगिक नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे जीवन में उनके लिखे शब्द, उनके लिखे भाव, उनकी लिखी बातें आज भी इस 21वीं सदी में हमारे साथ चल रही हैं। और वो उनकी ईदगाह हुई, पंच परमेश्वर हुई, उसके सारे चरित्र, उसमें जो सामाजिक विद्रूपताएं थी, कुसंगतियां थी, वो सब आज भी विद्यमान है। तो वहीं पर वो मूल्य भी हमारे समाज में विद्यमान है। और कहीं न कहीं शहरों में भी एक ग्रामीण भारत रहता है। और ये प्रेमचंद की कलम हमें बहुत कुछ दिखा गई थी। और मुझे प्रेमचंद जी की कहानी का वो दृश्य, पूस की रात, पूस की रात का वो दृश्य मुझे अक्सर कचोटता है, क्योंकि मैं गांव में रही हूँ और मैं देखी हूँ गांव को, लोगों का जीवन बहुत करीब से देखी हूँ।
बहुत करीब से मैं गाँव को लोगों का जीवन देखी हूँ। एक किसान परिवार में पली बढ़ी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि किसानों की पीड़ा क्या है। प्रेमचंद की लेखनी तो किसानों के मतलब किसानों के लिए ही लिखी। उनके पथ प्रदर्शक बनी उनकी लेखनी। और कुछ की रात का मुझे हल्कू का चरित्र आज भी भारतीय जनजीवन में, भारतीय ग्रामीण लोगों में, खासकर वो लोग जो मजदूर वर्ग से आते हैं और जो साहूकारों के शिकार हो जाते हैं उनके स्वार्थ के। और वैसे ये नहीं है कि आज नहीं है, आज भारत विकासशील होते जा रहा है, विकास के पथ पे बढ़ रहा है। और आज वो किसानों की वो दुर्दशा नहीं है। हमेशा प्रेमचंद की लेखनी किसानों की दुर्दशा की पक्षधर रही है। और वो मुझे पूछ की रात से लेके आज तक आज भी मुझे वैसे ही दिखाई देती है। जीवन या के बीच एक जो स्वार्थ था और स्वार्थ के चलते जो आपसे से हो रहा था संवेदना मर जाती थी, तो संवेदना मर जाती है, लेकिन एक खुद से मनुष्य के बीच की जो संवेदना है, उसके बीच का जो प्रेम है वो नहीं खत्म होता है। और मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब हर रात में वहाँ सोता है और बिना कंबल के गर्मी पाने के लिए वो जब इनका नेटवर्क कमजोर है काफी। मैं अंत में आदरणीय JB पांडे जी, प्रकाश करण सर, दिलीप सर और गरिमा कविता जी, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला। मैं संस्कृत और इंडोलॉजी का विद्यार्थी हूं, हिंदी से थोड़ा मेरा नाता कम है। कहानियां प्रेमचंद जी की जो हैं ये हमने कक्षा 12 तक तो पढ़ी ही पढ़ी हैं, सबने पढ़ी है। घर में पिताजी को बहुत पसंद है, पिताजी के पास इनके सारे मानसरोवर के खंड, लगभग सारे उपन्यास मिल जाएंगे। बचपन में मैंने इनको पढ़ा और आज आप लोगों से मुझे काफी कुछ जानने के बारे में मिला है इनके बारे में। इतना मैं नहीं जानता था, गुरुजनों ने मेरा बहुत ज्ञानवर्धन किया। आज भविष्य में मेरी इच्छा आज ये हुई है, आदरणीय पांडे जी और दिलीप जी को सुनने के बाद में खास की एक प्रेमचंद जी के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिसर्च करी जाए, अलग करी जाए, क्योंकि वर्तमान समय का जो राजनीतिक और सामाजिक माहौल है उसमें मुंशी प्रेमचंद को एक स्पेशल विशेष राजनीतिक लाइन के साथ अटैच करके जोड़ा जाता है, जिससे उनकी गरिमा को कम किया जाता है। साफ शब्दों में कहूं तो इनको वामपंथी के रूप में प्रचारित किया जाता है, एक हार्डकोर वामपंथी राइटर। मैं आज, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले की बात है, किसी अन्य सेमिनार में मैं था तो यही विषय हो रहा था वहां पे, ठाकुर का कुआं, इसको लेके काफी आपत्तिजनक और विवाद वाली बातें हुई थी। आज सुबह भी मुझे वहीं से किसी का फोन आया कि तिवारी जी आप ये कर रहे हो और ये करवा रहे हो, ये थोड़ा उस व्यक्ति को ग्लोरीफाई करना उन लोगों की नजरों में शायद ये गलत है या सही, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज आप लोगों को सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में और पढ़ना चाहिए। तो मेरा जो आज जो मुझे लाभ हुआ है उसके लिए मैं स्वयं पर्सनल आप को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे प्रेमचंद जी के ऊपर काम करने की एक लालसा जगी है, इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। और आगे भविष्य में सर हिंदी से जुड़े जो कार्यक्रम होंगे उनमें आप लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे, और मंच के अलावा अभी सर समस्या ये है मेरे साथ कि 3:30 बजे एक और वेबिनार है, तो मुझे उसमें जाना है, तो मैं अब इस कार्यक्रम को खत्म करने की आज्ञा आप सभी से लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लाइन कहना चाहूंगी। जी जी हाँ जी, जितने भी आदरणीय गुणीजन यहाँ आज मेरी जो मुलाकात हुई इस ऑनलाइन के जरिए, मैं तहे दिल से इनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि
मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इनको कहूँ। इन्होंने आज जो मुझे प्रेमचंद के बारे में इतनी मेरी आंखें भर आई, मैं भी नहीं जानती थी सर, इतने इनके बारे में इतना कुछ है जानने को। कहानियां पढ़ना और इनके बारे में जानना दो अलग बातें हैं। प्रेमचंद की कहानियां सब पढ़ते हैं, लेकिन उनके बारे में जानने का मुझे आज जो आप लोगों के जरिए मौका मिला है, मैं बहुत 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 अभिभूत हूँ और आप सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत। मकरध्वज जी गुरु जी, आज शाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना जी के फेसबुक पर 6 से 7 1 घंटा तक मेरा एकल उद्बोधन है जी। वर्तमान संदर्भ और तुलसीदास जी जी बधाई हो। तो आप चाहे तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के फेसबुक पर जुड़ करके आप सुन सकते हैं। और परसों दिन फिर प्रेमचंद पर ही एकल है। आज तो मुझे आपने आधा घंटा ही दिया, जबकि मैं चाह रहा था कि कम से कम 1.5 घंटा मुझे आप दीजिए, लेकिन समय का अभाव है। मुझे कोई आपने मेरे मन की बात बोली गुरुदेव। मैं आपके साथ और दिलीप जी के साथ आने वाले 1-2 दिनों में व्यक्तिगत इंटरव्यू करूंगा। वो 1 घंटे के भी हो सकते हैं, 2 घंटे का भी हो सकते हैं, जिसमें मेरे सवाल 3 घंटा करिए। तो आप कल प्रेमचंद को सुनिए, आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के फेसबुक पर लाइव देखिएगा। जी गुरुजी। और कविता जी को और मैडम त्रिपाठी को मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रशांत जी को मेरा प्रणाम है और दिलीप जी को भी नमस्कार है। और आपने कुशल संचालन किया, आपको कोटिशः मंगल कामनाएं हैं। जय हिंद, जय प्रेमचंद। आशीर्वाद रखो। विजयी भवा। समाप्त कीजिए। धन्यवाद। आगे दिनों में प्रेमचंद बहुत आगे तक जाएंगे और आज के लिए परम आवश्यक व्यक्ति हैं वो। धन्यवाद। आप सबों को प्रणाम। जी प्रणाम। जय हो।